हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश हाउ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम फॉर्म फिल करने वाले हैं एमबीए के लिए आईपीयू यूनिवर्सिटी में। अब जब आप आईपीयू में एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आईपीयू के एमबीए में काफ़ी सारे झोल हैं। हम उन सारी चीज़ों को समझेंगे कि आईपीयू का जब आप एमबीए का फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो आपको एक नहीं 3 एप्लीकेशन डालने हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो। और 3 एप्लीकेशन के लिए जो फी पे करनी है वो 2500 फॉर ईच एप्लीकेशन, और आपको तीनों ही फॉर्म डालने हैं अनटिल अनलेस कि आपका जो कैट का परसेंटाइल है वो 90 परसेंटाइल नहीं है। अब एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों ने कैट का एग्ज़ाम नहीं दिया, सीमैट भी नहीं दिया, तो भी आप आईपीयू यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए एलिजिबल हैं और आप आईपीयू का अपना एंट्रेंस देकर के एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं आईपीयू के हर एक कॉलेज में जो एमबीए ऑफर करता है। अगर आप लोगों को इसका कंप्लीट वीडियो चाहिए तो उसका वीडियो हमने बना रखा है। अनुपम सर ने वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के चेक कर लेना। कंप्लीट एमबीए का एडमिशन प्रोसेस उन्होंने डाल रखा है, वो थ्रू कैट, सीमैट और सीईटी। तो अब पहले देख लो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको 3 एप्लीकेशन डालने हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आप डालोगे ये उन बच्चों को फिल करना है जिन बच्चों ने कैट का एग्जाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जब जाओगे अप्लाई फॉर पीजी कोर्सेज, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि एमबीए वाले बच्चे हो आप, इतना शायद आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। बस इस स्टेज पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, हम उस स्टेज को टैकल करने वाले हैं कि जब आप आईपीयू में अप्लाई करोगे ना, तो सबसे पहले देखोगे जीजीएस आईपीयू में एमबीए के लिए हम जा रहे हैं, पहला एडमिशन ले रहा है वो कैट के स्कोर कार्ड पर थ्रू कैट 2024 जो नवंबर में हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जब इसे स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए फिर आप देखोगे कि क्या एमबीए के लिए एक और एप्लीकेशन डालना है जो हो रहा है थ्रू सीमैट, जो सीमैट का एंट्रेंस है उसके बाद। अब उसके बाद फिर आप जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि एमबीए सीईटी, जो आईपीयू अपना सीईटी है, उस पर भी एडमिशन ले रहा है एमबीए के लिए। तो आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो मास्टर्स के लिए एमबीए इन आईपीयू यूनिवर्सिटी में, तो आपको तीनों एप्लीकेशन डालने हैं अनटिल अनलेस कि आपका जो कैट का परसेंटाइल है वो 85 और 80 नहीं है। तो आपको तीनों ही फॉर्म डालने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको तीनों डालने चाहिए, क्योंकि आईपीयू करता क्या है कि पहली प्रेफरेंस देगा कैट के स्कोर वाले बच्चों को, सेकंड प्रेफरेंस देगा सीमैट को, और थर्ड प्रेफरेंस देगा अपने एंट्रेंस को विच इज आईपीयू सीईटी। और उसके बाद भी एक और एंट्रेंस है वो जिसका स्कोर कंसीडर करता है विच इज सीयूईटी पीजी। उसके एप्लीकेशन वो बाद में रिलीज करेगा जब इन तीनों के थ्रू सीट्स फिल हो जाएंगी, और उसके बाद भी अगर सीटें वेकेंट होंगी तो वहां पर वो सीयूईटी पीजी का स्कोर कंसीडर करेगा। तो अब हम बिना वक्त जाए करे बिल्कुल हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमबीए के लिए जो थ्रू कैट होने वाला है, क्योंकि एमबीए का जो कैट का फॉर्म है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। पहले हम उसको देखते हैं और उसके बाद फिर हम सीईटी और सीमैट का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप कैट पे डालोगे तो यहाँ पे हमें कैप्चा कोड डालना है which is 476496C। मैं आप लोगों के साथ साथ फिल कर रहा हूं, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप लोगों को फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो फॉर्म फिल करते हुए, वो क्या है वो मैं आप लोगों के साथ यहां डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो उस समस्या को फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट नेम, ये पहले से चीज़ें एडिड होंगी यहाँ पर, क्योंकि एट द टाइम ऑफ जब हम इसमें अपना लॉगिन जनरेट कर रहे होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें मांग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। एक चीज चेक कर लेना कि आईपीयू में क्या होता है कि इन केस अगर आपसे कोई गलती हो जाती है इस फॉर्म फिलिंग में, कंप्लीट फॉर्म फिलिंग में कहीं कोई मिस्टेक हो जाएगी, तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप उसे दोबारा चेंज कर सकते हो। तो घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार जो चीज़ें हमने ऐड कर दी वो चेंज नहीं कर सकते। आईपीयू के किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप लोगों से कोई गलती हो जाती है तो वो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि ये हमें दोबारा एप्लीकेशन फिल करना होता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग दोबारा वहाँ पे चीज़ें जो है वो एडिट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी। उसके बाद एक चीज आपको देखनी है कि आपका जो रीजन है वो कहाँ से है। अब रीजन में क्या डालना है कि आप इनसाइड दिल्ली हो और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो। तो आईपी क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के अंदर आता है। तो यहाँ पे 85% सीट रिजर्व फॉर दिल्ली वाले बच्चों के लिए, 85% सीटें आप लोगों के लिए हैं एमबीए के कोर्स के लिए। अब यहाँ पे कैसे आप डिसाइड करोगे कि आप दिल्ली से, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो आईडी प्रूफ है, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो बर्थ प्लेस है वो दिल्ली है, लेकिन जो स्कूलिंग, जो पढ़ाई जो कॉलेज में उन्होंने की, उनका स्कूलिंग भी दिल्ली से, लेकिन जो उनकी पढ़ाई है कॉलेज की वो दिल्ली से बाहर की है। तो उस केस में आप लोग आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट काउंट होंगे।
और जो बच्चे किसी अदर स्टेट से हैं उनका जो कॉलेज था वो दिल्ली से है, तो वो लोग क्या काउंट होंगे कि वो लोग इनसाइड दिल्ली कैंपस काउंट होंगे बच्चे, वो इनसाइड दिल्ली आएंगे, दिल्ली एनसीटी के। और जिन बच्चों की स्कूलिंग दिल्ली में नहीं हुई है, जिन बच्चों का कॉलेज दिल्ली में नहीं था, वो सारे आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट है। और जिन बच्चों का कॉलेज दिल्ली में था, जो डीयू से पढ़े हुए हैं, वो किसी भी स्टेट से है, अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं तो उनका जो कॉलेज आएगा वो दिल्ली एनसीटी के अंडर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी बड़े सोच समझ के सेलेक्ट करनी है कि बाद में ऐसा ना हो कि बाद में आप यहाँ फिल कर दो दिल्ली एनसीटी ये सोचते हुए कि भाई मेरा तो बर्थ प्लेस है लेकिन स्कूलिंग बाहर से की थी, तो फिर यहाँ पे आप आउटसाइड दिल्ली रीजन में ही काउंट हो गए। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फॉर्म रोका जा सकता है उस टाइम पर, ठीक है, कैंसिल नहीं होते। आईपी यूनिवर्सिटी में कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद आपका रिलीजन, कैटेगरी जो भी है आपके पास। अब कैटेगरी में जब आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड करते हो, लेट से आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो, तो अभी तो आपका रिसेंट वाला जो भी आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों को अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो रिन्यू करवाना होता है, वो आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। अभी आप पुराने वाले से फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन उसके बाद इसे अपग्रेड जरूर करवा देना, रिन्यू जरूर करवा लेना, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ सब कैटेगरी डिटेल्स मांगता है। यहाँ पे अगर आप लोग इस कैटेगरी से हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर है तो बहुत अच्छा है, मतलब है तो फिल कर देना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप लोगों के पास अपार आईडी, अगर आप लोगों के पास अपार आईडी है, वैसे कॉलेज वाले हो तो आपके पास अपार आईडी होगा, तो यहाँ पे अपनी अपार आईडी डाल देना, ठीक है। और उसके बाद एक एंटी रैगिंग पे अंडरटेकिंग देनी है। यहाँ पर अभी आप नॉट एप्लीकेबल कर देना, लेकिन बाद में आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो अंडरटेकिंग कॉलेज में सबमिट करवानी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और उसके बाद सबसे लास्ट में मांगता है ये बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिफंड पॉलिसी के लिए। ये क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने मान लो कि आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, आपको कोई भी XYZ कॉलेज मिला हुआ है, आप लोगों ने यहाँ भी एडमिशन लिया हुआ है, और बाद में लेटर स्टेजेस में आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है और आपको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी फ़ी को IPU से विड्रॉल कर सकते हो, रिफंड ले सकते हो। पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में रिफंड आ जाता है, सिर्फ वो 1000 रुपीज़ काटता है, उसके बाद पूरा अमाउंट आपके पास रिफंड आ जाएगा इस अकाउंट में जो आपने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। अकाउंट डिटेल्स डाल के आपको अपना कैंसिल चेक अपलोड करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को डालनी है अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे अब क्वालिफिकेशन के लिए क्या डालना है आपको कि आपको क्वालिफाइंग में पहले डालनी है अपने 10th की मार्कशीट, 10th का डिटेल्स, और उसके बाद आप लोगों को डालना है अपना ग्रेजुएशन का डिटेल, ठीक है, कि कहाँ से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कि ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे डालनी है कि कौन से ईयर में। अगर आप लोग अपीयरिंग कैंडिडेट हो तो यहाँ पे अपीयरिंग डाल के छोड़ देना, क्योंकि रिजल्ट अभी आया नहीं है, और जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है तो कौन से ईयर में डालना था वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम जो परसेंटेज जाएगा, आपको अपने CGPA को कन्वर्ट करना होगा इनटू परसेंटेज। आप लोगों को आता ही होगा, अपने CGPA को मल्टीप्लाई कर देना 9.5 से, आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे हम आते हैं ना थर्ड कॉलम पे, तो यहाँ पे मांगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स में अब आपको कैट का रजिस्ट्रेशन नंबर, कैट का एग्जाम ईयर आपने 2024 में दिया हुआ है वो, कैट का स्कोर कार्ड और आपका ओवरऑल परसेंटाइल। जिन बच्चों ने कैट दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों को अपनी कैट डिटेल डालनी है, और इसके बाद फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं, मैंने ये आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे फिल करना है, ठीक है। कैट का स्कोर कार्ड डालना है यहाँ पर। अब सेम एप्लीकेशन हम बिना कैट के स्कोर को डाले हुए, जिन बच्चों ने कैट का एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है उन बच्चों को कैसे फिल करना है, वहाँ पे दोबारा आप जाओगे। अब जिन बच्चों ने कैट नहीं दिया था उनको कैसे फिल करना है, उनको हम लोग फिल करेंगे जिन बच्चों ने कैट और CMAT नहीं दिया था उन बच्चों को एप्लीकेशन डालना है MBA CET, ठीक है। एग्जाम कोड सबका सिमिलर है, जो प्रोग्राम कोड है वो है 101, लेकिन यहाँ पे देख लेना कि GGS IPU में MBA CET 2025 वाला एप्लीकेशन हमें डालना है। अब यहाँ पे देखो कि बिना एग्जाम डिटेल्स के हम इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। और एक चीज़, अगर आप लोगों को यार MBA के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल हेल्पलाइन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाकर के उस फॉर्म को फिल करो, अपनी क्वेरी को रेज करो, विदिन 24 आवर्स में आपके पास रिवर्ट आ जाएगा। उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, दोबारा आपको सेम एप्लीकेशन डालना है।
एप्लीकेशन आप फिल करोगे स्टार्टिंग से, सारी डिटेल्स आपको सेम डालनी है जो हमने पहले डाली हुई थी। और मैंने कहा ना कि हर एक एप्लीकेशन को हमें सेपरेटली फिल करना है। जो डिटेल्स मैंने कैट वाले फॉर्म में डाली थी वही डिटेल्स मुझे दोबारा खुद से डालनी है, दोबारा को फिल करेंगे। मैंने पहले से फिल करके रख लिया था कि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे 10th का डिटेल्स और यहाँ पर फिर आ गया हमारे पास हमारे ग्रेजुएशन का डिटेल। ग्रेजुएशन के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। अब यहाँ पे उसके बाद देखो कि यहाँ पे 3rd कॉलम में सीधा इन्होंने मांग लिया सेंट्रल लिस्ट कि कौन से जो IPU CET होगा वो कहाँ होने वाला है। तो आपको सिटी देनी है सेंट्रल लिस्ट की, जो आपको एग्जाम सेंटर डिटेल्स में डालनी है कि आपकी प्रेफरेंस की CET जो होगा। तो पहले दिल्ली डाल दी, फिर दूसरे में ग्रेटर नोएडा, तीसरे में गुरुग्राम, ये आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। इसको डालने के बाद 4th पे आ गया हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस, ऑल्टरनेटिव नंबर। यहाँ पे देखोगे तो जो तीसरा कॉलम वहाँ आ रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल वाला, यहाँ पर ये कॉलम नहीं आ रहा है, मैंने आगे बढ़ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक बार फाइनल प्रीव्यू कर लेना, अपने फॉर्म्स को चेक कर लेना और उसके बाद जो फॉर्म की फीस है विच इज 2500 रुपीज़ वो पे करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब IPU में एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आप लोगों को लग रहा है यार कि आपका जो परसेंटाइल है वो 80 और 85 से कम है, लाइक 85 है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा IPU में। लेकिन अगर आपका परसेंटाइल 80 से कम है और आप अच्छे कॉलेज में प्लान कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि CET जरूर देना। MBA के लिए आपके पास एक एडवांटेज हो जाएगा, एक बैकअप तैयार हो जाएगा। अब CET के बेसिस पे जो कॉलेजेस है, क्योंकि IPU में काफ़ी सारी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं जो CET के स्कोर पर फिल की जाएंगी। अगर आप लोगों ने कैट नहीं दिया था तो CET देना ही देना है, और अगर आपने कैट दिया हुआ है और आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है तो भी आप लोगों को CET देना है। और अगर आप लोगों ने CMAT में अपीयर किया हुआ है, वहाँ पे भी परसेंटाइल अच्छा नहीं है, तो भी आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर CET, ठीक है, वो देना ही देना है। और CET के जो एग्जाम डिटेल्स है, क्योंकि IPU अपना एग्जाम कंडक्ट करेगा तो CET के लिए आप लोगों के पास एक अच्छा टाइम है। 26 अप्रैल से वो एग्जाम स्टार्ट होगा और 8 मई के आसपास वो खत्म हो जाएंगे। तो आपको टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, और अगर उसमें स्कोर अच्छा किया तो आपको कॉलेज भी एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर और कोई भी डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और एडमिशन से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप वो एप्लीकेशन फॉर्म जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर फिल करो, अपनी क्वेरी रेज करो, विद इन 24 आवर्स में आपके पास रिवर्ट आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ।